नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले की जातीय गोलबंदी तेज होती दिखाई दे रही है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान जाति विशेष के विधायकों की अलग अलग बैठकों ने सुर्खियां बटोरी है, तो वहीं अब बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने अपने 10वें स्थापना दिवस समारोह से अपनी धमक का एहसास कराया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अधिवेशन की खास बात यह रही कि इसमें निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के साथ एनडीए के अन्य सहयोगी दल सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस की तरफ से आशीष सिंह पटेल और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव चेतन चौहान ने भी शिरकत की है। इन दलों ने मंच से एक साथ ऐलान किया है कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए वो मिलकर संघर्ष करेंगे। इस घटनाक्रम को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले की जातीय गोलबंदी के रूप में भी देखा जा रहा है, तो वहीं इसे अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति की तोड़ के लिए भी बीजेपी के प्लान बी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स का असर 2024 में दिख चुका है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद भी कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि बीजेपी और उसका एनडीए अजय नहीं है। ऐसे में आज हम छोटे दलों के अरमान के बारे में बात करेंगे और पीडीए के काट की बात करेंगे और बनते बिगड़ते समीकरणों पर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि छोटे दल करेंगे किसका बेड़ा पार, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल जातीय गोलबंदी का ट्रेलर दिखाई दिया। निषाद समाज के लिए उद्घोष पीडीए राजनीति का वाकई क्या तोड़ मिलेगा, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो अभी दूर हैं, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले ही जातीय गोलबंदी तेज होती हुई नजर आ रही है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान ही जाति विशेष के विधायकों की अलग अलग बैठकों ने सुर्खियां बटोरी, तो वहीं अब बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने अपने 10वें स्थापना दिवस समारोह से अपनी धमक का एहसास कराया है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका सर। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए मयंक शुक्ला जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मयंक जी, आपका स्वागत है। और पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ है, जो कि प्रवक्ता हैं सुभा सपा के। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, ये जो छोटे दल मिलकर एक बड़ा धमाल क्या वाकई करने वाले हैं? अगर हाँ, तो किसकी नैया पार लगा रहे हैं आप? देखिए, 20 तारीख को निषाद पार्टी का स्थापना दिवस था, जो तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में मनाया गया। मैं खुद उसमें स्वयं मौजूद था। तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे हम हुए, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, अपना दल एस के आशीष पटेल जी हुए, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और चाहे राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी के चेतन चौहान जी, जो बिजनौर से सांसद हैं, वो हुए, तो कई सारे, चंदन चौहान जी, कई लोग, हम लोग, मतलब जो एनडीए के घटक दल है उत्तर प्रदेश में, जो हम लोग सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, इन लोगों की मीटिंग हम लोग भी उसमें अतिथि के तौर पर इन्वाइट थे। स्थापना दिवस था आदरणीय संजय निषाद जी की पार्टी का, तो उसमें हम लोग सब लोग गए हुए थे। जहां तक आप बात कर रही हैं कि छोटे दल, ये छोटे दल नहीं है, ये इन्हीं दलों की गठबंधन में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। हम भाजपा के सहयोगी हैं और हम ही लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी का इतना अच्छा कार्यकाल चल रहा है। तो इसी सबके नाते हम लोग तालकटोरा के स्टेडियम में उस दिन मौजूद थे। और जहां तक आप बात कर रही हैं पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, जो कह रही हैं कि पिछड़े छोटे दल इकट्ठा हो रहे हैं, देखिए, ये समाजवादी पार्टी भी एक फॉर्मूला लेके आई। पीडीए, उनका पता नहीं कहाँ है कि डी फॉर क्या, डी फॉर क्या, और एक और क्या, परिवार डिम्पल जी, अखिलेश जी, क्या क्या उनका है पीडीए का फुल फॉर्म। तो ये उनकी अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन 20 तारीख को
तालकटोरा स्टेडियम के मैदान में उन शोषित वंचित मल्लाह निषाद को माननीय संजय निषाद जी ने ऐसे ताल से निकाल कर, ऐसे मल्लाहों निषादों को ताल से निकाल कर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचाने का कार्य किया। इसको जो असली पीढ़ी की परिभाषा है, इसको उस दिन सबके सामने परिलक्षित हुआ, सबको दिखाई पड़ा। जी जी ठीक है, तालकटोरा स्टेडियम से एक संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन राघवेंद्र जी, क्या ये पीडीए की काट है? क्योंकि इसका ट्रेलर मुझे लगता है मिल चुका है आप लोगों को लोकसभा चुनाव में, पिक्चर नहीं देखनी है, इसलिए क्या लगता है कि एक इसकी काट ढूंढ ली है एनडीए ने? जी धन्यवाद। मैं नहीं समझता आपने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि इसकी काट ढूंढनी है, उसकी काट ढूंढनी। हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, हमारे पीयूष जी की पार्टी छोटे भाई की भूमिका में, और हम बड़े भाई का फर्ज निभाते हैं, छोटे भाई हमारा साथ देते हैं, और सब हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश की विकास गाथा में सहयोगी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विकास गाथा को आपने देखा, इन लोगों ने जो विनाश का विकराल रूप धारण करा रखा था। विकराल रूप इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा कि माफियाओं का और गुंडा लोगों का, और मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा समाजवादी पार्टी के गुंडे हावी थे। समाजवादी पार्टी एक तरीके से गुंडा पार्टी बन गई थी, लेकिन अब उनके ही लोग इसका प्रतिकार करने लगे। वो कहने लगे कि ऐसा है, ये तो गलत है। अखिलेश जी को उन्होंने इस स्थिति में, अब मैं क्या कहूँ, हमारे शुक्ला जी बैठे अभी नाराज हो जाएंगे, कि पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस, देखिए परिवार से ऊपर बढ़ के भी हमें ये देखना चाहिए कि हमारी पार्टी में जो घटक दल जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ के पार्टी के लोगों के वैचारिक भेद हैं, उनको मन भेदों में नहीं बदलना चाहिए, मत भेदों में नहीं बदलना चाहिए। हम सब उत्तर प्रदेश की शौर्य गाथा लिखने के लिए आतुर थे, आतुर हैं और आतुर रहेंगे। ये देखिए ऐसा है, ये वो लोग मनभेद की बातें निकाल लेते हैं यहाँ से वहां से। अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश जी ने बीच में वहां पर टोका टाकी, और अखिलेश जी कहते कहते उनकी जबान पता नहीं उड़ जाती है, क्या होता है, वो कह गए प्रधानमंत्री जी। अरे भाई, प्रधानमंत्री तो पूरे भारतवर्ष का होता है। फिर उन्होंने यू टर्न लिया। अरे भाई, ऐसा आप बोलते ही क्यों हो? तो आपको यू टर्न लेने की जरूरत पड़ती है, आपने समय समय पर यू टर्न लिए हैं, इसी वजह से जनता ने मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए राघवेंद्र जी। निषाद समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए पूरी कोशिशें हुई, संघर्ष हुई, उचित दर्जा मिला है, उचित दर्जे पर है, उचित दर्जा हम लोग दिलाने का प्रयास करते रहे। अनुसूचित जाति का सर, अनुसूचित जाति का मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए कोशिशें हैं आप लोगों की या नहीं है? देखिए, अगर जब ये कोई मांग होती है तो वो मांग मनाने के लिए और मानने के लिए होती है। अब उस मांग में कितना तथ्य सही है, इस पर एक जांच होगी। जांच होने के बाद अगर इस तरीके का कुछ ऐसा निकल कर आता है तो हमने, आप ये देखिए ना, पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? लोग तो बैठे रहे। पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तभी मिला। जांच किस चीज की कराएंगे आप? बता दे, जांच किस चीज की कराएंगे? जांच देखिए ऐसा है, ये ऐसा होता है कि इसका एक पर्टिकुलर एक विभाग होता है, वहां पर ये जाता है कि अगर इस तरीके की मांग उचित है तो जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा। ऐसा नहीं है, और हमने किया भी है। जैसे कि मैंने बताया कि ठीक है, उत्तर प्रदेश और भारत करूँ एक बार फिर से, मैं उससे पहले पीयूष जी का कर लेती हूँ। मांग उचित है या नहीं है, इसकी भी जांच होगी। अब देख लीजिए पीयूष जी, आपकी सरकार, उसमें ये पहले जांच की जाएगी, उसमें पहले देखा जाएगा आप लोगों की मांग सही है गलत है। नहीं, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि घर बैठ के या डिबेट पे कोई भी मांग पूरी नहीं की जा सकती, उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया होता है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आपकी, जैसे अभी जातीय जनगणना की बात पीडीए वाले लोग चिल्ला रहे थे, एक न किया किसने? यह केवल योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में संभव था। ऊपर से आदेश आया कि जातीय जनगणना होगी, सारे के सारे जितने हल्ला मकाल बजाने वाले थे हो गए। हाँ, क्रेडिट लेने की बात और है कि कह सकते हैं कि हमने हल्ला किया, हमने ये किया, हमने वो किया। किसने भाई?
अच्छा, दूसरी बात आई जो निषादों को एससी में शामिल करने की। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि सोशल जस्टिस कमेटी, जिसे कहते हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह के समय में बनाई गई थी, हम लोगों की जो मांग है, हमारी भी मांगे हैं, ऐसा नहीं कि निषाद पार्टी की है तो हमारी नहीं है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। जिसमें क्या था, 27% आरक्षण का वर्गीकरण, जिसको 7, 9 और 11 के अनुपात में बांटने का काम, मतलब 27% के आरक्षण को 7 पिछड़ा, 9 अत्यधिक पिछड़ा और 11 सर्वाधिक अत्यधिक पिछड़ा को बांट कर चुके 13 अक्टूबर सन 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक रिपोर्ट आया था कि सबसे ज्यादा पिछड़ों में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्होंने फायदा लिया, जिसमें एक जाति यादव भी थी, जाट भी था। तो ऐसी कुछ जातियां 27% आरक्षण का ज्यादा फायदा ले रही। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस पे भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और अभी जो बात निषाद पार्टी की उठी है कि इनको एससी में शामिल किया जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मैं समझ गई। मयंक जी, देखिए ये ऐसे काट ढूंढेंगे क्या? उस रिपोर्ट के आधार पे पहले मांग भी की जाएगी, फिर जांच में बैठा दी जाएगी, फिर देखा भी जाएगा, फिर उसके बाद जब इतना ही देखना था तो फिर मांग क्यों नहीं होता है, घर हलवा नहीं होता है, इधर से उधर कर दिया गया, समय लगता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह संभव है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन यह जरूर होगा। ठीक है मयंक जी, मैंने बहुत धैर्य से सुना है, तो मैं निवेदन करूंगा कृपया बीच में ना बोलें ये लोग, क्योंकि मुझे पता है कि जब सबसे सामने आएंगे तो थोड़ी सी छटपटाहट होगी। इन्होंने कहा कि करा तो मोदी योगी नहीं, खैर वो करा केंद्र सरकार ने है, मगर करना का काम तो सरकार का ही है ना। मगर सच्चाई है कि जब इंडिया गठबंधन ने उचित मांग उठाई तो दबाव में आके सरकार को अपनी जो पिछड़ा विरोधी मानसिकता उसको छोड़कर अपना जातीय जनगणना का काम करना पड़ा। और अभी भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे थे गुड्डों की सरकार ये वो, तो मुझे लगता है इतिहास के पन्ने उठा के देखे जाए तो पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे जिन्होंने अपने दंगा भड़काने के और किडनैपिंग के सारे केस खुद वापस लिए हैं। तो जब मुखिया ही गुंडागर्दी में लिप्त है तो गुंडों की सरकार कौन सी है, जनता खुद समझ लेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही 10-90 और डायल 100 जैसी सुविधाएं आई थी जिससे अपराध में कटौती हो सके। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोगों ने उससे ड्रामा करने की कोशिश नहीं करी। और यूटर्न मास्टर तो मोदी जी हैं, जैसे यूटर्न की बात कर रहे थे। ईडी राजनीति का तोड़ मिल गया क्या? मुद्दे पे भी है ना सर, क्राइम क्या ग्राफ बढ़ा, कहां बढ़ा, किसने विषय नहीं विषय पे रही है तो 2 मिनट में पूरा, मैं ज्यादा दिन विषय पूरा कर लूं अपना। और ये अपनी सरकार है इनकी, मैं ये कहता हूं बड़ी अच्छी बात क्या है कि इनकी सरकार में शामिल हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है निषाद पार्टी और सुप्रसपा सारे लोग। तो ये नाटक क्यों कर रहे हैं कि हम ताल कटोरा रोड में धरना करेंगे, हम उसका मांग पत्र देंगे? अरे भाई आप लोग सब मंत्री हैं, मुझे लगता है शायद कैबिनेट में भी एक आध लोग होंगे, वैसे ज्यादा मौका तो गठबंधन के साथियों को भाजपा ने और योगी सरकार ने नहीं दिया है, कैबिनेट में होंगे तो कैबिनेट में बैठ के उस मामले को हल कराइए और उस पे राजनीतिकरण करने की वो बात। फिर से रुक कर लेते हैं पीयूष जी का। पीयूष जी, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले किया जाता है, जल्दी से उसको जवाब दीजिए। नौटंकी कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए ऐसा है कि नहीं, मैं बताऊं आपको, स्पष्ट कर दूं। मैंने अभी आपको बताया कि 2001 में सोशल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, वो अभी भी सरकार उसमें बाद सपा की रही, बसपा की रही, 4 बार सपा की भी रही, बसपा की रही, सब आती जाती रही। चाहे मैं आपको स्पष्ट करूं, चाहे हुकुम सिंह की रिपोर्ट रही हो, चाहे राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट रही हो, देखिए उन सब का प्रोसेस एक तरीका होता है जिसको केवल और केवल एनडीए की भाजपा सरकार ही कर सकती है और वही करेगी भी। मैंने आपको बताया जैसे कि निषाद पार्टी के जो हमारे बड़े चाचा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है निषाद पार्टी के, संजय निषाद जी, उनका मांग है कि निषादों को एससी में कर दिया जाए। ऐसे हम लोगों की भी मांग है, पहले जातीय जनगणना की थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मंजूरी दे दी, और हम लोगों की साथ में एक मांग और थी जो अभी मयंक जी को सुना ना आपने, ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करके ताल कटोरे स्टेडियम में ताल ठोककर ये सिर्फ एक नौटंकी की जा रही है। इस समस्या का समाधान तो कैबिनेट में हो सकता है, बैठक में हो सकता है, सरकार से वार्तालाप करके हो सकता है ना। आप नेताओं से बातचीत करिए, मुख्यमंत्री से बोलिए, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये इतना ड्रामा क्रिएट किया गया क्या? कैबिनेट में पास होगा, फिर ऊपर जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति की मोहर लग के कोई भी संविधान और कानून बनता है, इसे नहीं बन जाता है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है। और मैं आपको फिर से स्पष्ट करता हूं कि यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव है।
एक दिन में यह कार्य नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ जी। ठीक है मयंक जी, ये तो कह रहे हैं कोई नौटंकी नहीं है, हमने तो अपनी बातों को रखा है और रखना के जुर्म है क्या, गलत है क्या? मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, जब सरकार का हिस्सा है, सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार की कैबिनेट में शायद जिम्मेदारी है कहीं, तो मुझे लगता है कि जो ये किया गया, जो ये पूरा एक प्रपोज प्रोपोगंडे की तरह किया गया, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पीडीए की जीत हुई है 2024 में, हम 37 सीटें लाए हैं, समाजवादी पार्टी अकेले, और इंडिया गठबंधन 42 सीटें लाया है। ये कहीं ना कहीं उस जीत का जो इफेक्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए साइड इफेक्ट की तरह दिखाई दे रहा है, ये उस साइड इफेक्ट का एक असर है जिस कारण ये दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम कराया गया। और मैं फिर बता देता हूँ, जो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं इतिहास में, पीयूष जी एक मिनट, इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने जिस जिसके साथ गठबंधन किया है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे अकाली दल हो, चाहे वो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी हो, या जो भी पार्टी है जिसके साथ गठबंधन किया, दसियों गठबंधन है जिसमें जिस जिसके साथ गठबंधन किया, भविष्य में उस दल को समाप्त करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो गठबंधन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये है कि जिसके साथ गठबंधन करते हैं उसका धीरे से अपने विलय कर लेते हैं। और राजनीतिक रूप से ये बात हमेशा सभी लोगों को पता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो लोकतांत्रिक नहीं है, विस्तारवादी हैं। वो दलों को अपने विस्तार के अंदर समा के उनका अस्तित्व खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पीयूष जी जल्दी से रखिए बात अपनी। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि सबको गठबंधन पार्टियों को खत्म करने का काम किया, अरे भाई आप कहाँ दूर जा रहे हैं, पंजाब और कश्मीर क्यों जा रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में देखिए ना, ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट में लाने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। निषाद जी को कैबिनेट में लाने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। पटेल जी को लाने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। अरे ऐसे आरोप मत लगाइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप पंजाब और कश्मीर में जाइए, उत्तर प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ चलती है, और जो एनडीए हमारी सहयोगी है। और मैंने 3 नाम आपको गिना ही दिए हैं, तो आप झूठ मत फैलाइए, आप बोलिए, अच्छा बोलते हैं झूठ, लेकिन मत बोलिए। ठीक है मयंक जी, जल्दी से रखिए फिर। मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को देख के भविष्य का आकलन ना करें। वो चलिए, वक्त है, समय अपने आप हर परिस्थिति को सामने लाता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो मांगे हैं उन्हें उचित मंच पे अगर हम उठाएंगे तो जल्दी निस्तारण होगा। अगर उसका राजनीतिकरण करेंगे, जैसे हमें जाति जनगणना चाहिए थी, तो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सदन में पूरी ताकत के साथ उठाया और सरकार को उस मामले पे झुकना पड़ा, क्योंकि जाति जनगणना का कराने की नियत होती तो 6-8 साल से चल रहा था मुद्दा, मगर जब उससे लोकतांत्रिक तरीके से उठाया गया तो उसमें सरकार को कहीं ना कहीं उसमें मजबूर होना पड़ा उस काम के लिए। तो उसे सही तरीके से उचित मंच पे उठाया। समझ गए राघवेंद्र जी, क्या ये एक ऊपर से दबाव है क्या, ये माहौल क्रिएट करने के लिए, पीडीए का काट ढूंढने के लिए, क्या पीडीए का एक तोड़ ढूंढने के लिए पूरा एक माहौल क्रिएट करवाया जा रहा है क्या, ताकि इसका पूरा जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो आने वाले पंचायत चुनाव या विधानसभा चुनाव पर भी पड़े? क्योंकि लोकसभा चुनाव को दोहराना तो नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, ये तो तय है। और ऐसे में अगर पीडीए साथ नहीं हुआ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिसका जिक्र भी मयंक जी भी कर रहे थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार किया जाता है, इनके साथ के बिना कैसे आगे बढ़िएगा? माहौल क्रिएट करवाना भी जरूरी है। ऐसा है, हमारे शुक्ला जी कह रहे जो बातें हैं वो नहीं बातें एक चौपाई से मैं सिद्ध कर देना चाहता। ये क्या है, ये कहते हैं आपन मोह तुम आपन बरनी भांति अनेक भांति बहुबरनी, मतलब अपनी बात को जबरदस्ती जबरदस्ती जबरदस्ती, और एक शब्द इस्तेमाल किया हमारे शुक्ला जी ने, साइड इफेक्ट। अरे साइड इफेक्ट की बात आप क्या करते हैं, पूरा इफेक्ट होने वाला है। समाजवादी पार्टी डिफेक्ट है, इसलिए ये इफेक्ट हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के इफेक्ट होने की वजह से ये एक्ट हो रहा है, और इस एक्ट में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी सिमट जाएगी। समाजवादी पार्टी का ध्येय लोगों को तोड़ना, प्रदेश में भय वातावरण फैलाना, एकमात्र की विचारधारा है। उस विचारधारा को हमारे डबल इंजन की सरकार, हमारे मोदी की सरकार, हमारे योगी जी की सरकार कतई सफल होने नहीं देगी। और इनका ये इनके ही ऊपर इफेक्ट होने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी जल्दी आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ रही है, और समाजवादी पार्टी हो जाएगी। निश्चित रूप से इनका कोई सुझाव नहीं है, इनका केवल एक मामला है
अरे सर, समाजवादी पार्टी क्या करेगी उसको छोड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी उसका जिक्र करिए ना। मौजूदा सरकार अभी आपकी है, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करेंगे उसका जिक्र करिए। मैं एक बार आ रही हूँ, आपका रुख करूंगी फिर से। मयंक जी क्या कहना चाह रहे हैं आप, रखिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 का साइड इफेक्ट ही है कि राघवेंद्र जी इतना गुस्से में आ जा रहे हैं, क्योंकि अगर 37 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 42 सीटें नहीं जीतता तो शायद केंद्र में मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आज तो दो बैसाखियां लेके चलना पड़ रहा है उन लोगों को नहीं। संविधान को जेल में रुक जाइए, धैर्य रखिए, वो जमाना जमाना पीडीए का है, समाजवादी पार्टी का है, अखिलेश यादव जी का है। आप मत चीखिए, आपके चीखने से सच नहीं बदलेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित अगड़े और सारे लोग मिलकर अब समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाएंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आने वाला वक्त बताएगा। और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक किस ओर जाता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।